हेलो साथियों, सभी को मेरा जय श्री श्याम, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, क्लास मिल रही है स्टैटिक जीके की। जो हमारी क्लास चल रही है स्टैटिक जीके की, जितने भी यूपी पुलिस री एग्जाम वाले कैंडिडेट हैं सभी इस क्लास को एक एक बार दो बार रिवीजन करें। फालतू कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। जितने भी साथी हमारे बिल्कुल तैयारी में डटे हुए हैं सभी को बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ना कि इधर उधर भागने की ज़रूरत। अभी 4 से 5 महीने हैं, जब तक डेट नहीं आ जाती बिल्कुल जुड़े रहना है। प्रैक्टिस की हम साथियों सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो जीएस में भी स्टैटिक जी के साथ ही इसे बहुत सारे साथियों कमेंट आते हैं, डीएसएसबी है ना, जो रेलवे की परीक्षाएं आ रही हैं, जितने भी वनडे एग्जाम है सभी में स्टैटिक जीके का काम है। बिल्कुल एसएससी की कोई सी परीक्षा हो, एसएससी जीडी सीपीओ जो आ रही है आगामी परीक्षा, डीएसएसबी रेलवे और यूपी पुलिस री एग्जाम, तो स्टैटिक जी के साथियों सभी में एक रामबाण का काम करता है। बिल्कुल तो ये क्लासें जो आपको डेली मिल रही हैं, इन क्लासों को एक एक बार दो बार पूरा देखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। बस क्या होती है एग्जामिनर की, बस लैंग्वेज घुमाने की थोड़ी सी बात होती है, बाकी कहीं कुछ बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। बाहर का जब आएगा, जब तुमसे नहीं 70% बच्चों से ना होगा तो बहुत ही कम बच्चे से उसे कर पाएंगे ना, जो नया आता है नया, बाकी सब इसी में से आता है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है साथियों 8 मार्च, दूसरा 9 मार्च, तीसरा 10 मार्च, चौथा 8 अप्रैल। बहुत ही अच्छा दिवस है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं साथियों? हम 8 मार्च। कब मनाते हैं? 8 मार्च, जो हमारा महीना चल रहा है मार्च का। तो मार्च से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे दिवस में पूछे जाते हैं वो आज हम सब यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय महिला पूछा जाता है 8 मार्च, ठीक है। और एक आता है हमारा 3 मार्च। क्या साथियों? 3 मार्च। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है साथियों, विश्व वन्य जीव दिवस हम कब मनाते हैं? 3 मार्च को। उसके बाद एक आता 18 मार्च, आयुध निर्माण दिवस। क्या? आयुध निर्माण दिवस। ठीक है, इसके बाद मार्च के बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। 23 मार्च, को भगत सिंह शहीद भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव, इनकी भी क्या मनाते हैं हम? जयंती 23 मार्च को मनाते हैं। और एक और पूछा जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और साथियों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी जयंती भी कब मनाते हैं हम? 23 मार्च को। ठीक है, एक पूछा जाता है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को कौन सा दिवस पूछते हैं हम? जल दिवस। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस। 22 मार्च को कौन सा साथियों? जल दिवस। और एक आता है हमारा 27 मार्च। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस जिसे बोलते हैं, विश्व रंगमंच दिवस। ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो कौन से महीने मनाते हैं? मार्च। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। 23 मार्च को राजस्थान राज्य दिवस है ना। 30 मार्च को राजस्थान निर्माण दिवस है ना, राजस्थान बनाता है, राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस साथियों कब मनाते हैं हम? 3 मार्च। और 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जयंती 23 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस, 27 मार्च को विश्व रंग मंच दिवस। ठीक है, तो ये मार्च के हैं जो कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में छपने वाला पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ या शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है मुंशी सदासुखलाल, दूसरा राजा शिव प्रसाद, तीसरे बुद्धि प्रकाश, चौथे राम मनोहर लोहिया। क्या? राम मनोहर लोहिया। तो उत्तर प्रदेश में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था साथियों? बनारस
कौन सा था पहला समाचार पत्र? बनारस, बनारस अखबार। तो समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राजा शिवप्रसाद के द्वारा। ठीक है, समाचार पत्र पहला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राजा शिवप्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया। और पहला समाचार पत्र कौन सा? बनारस अखबार। और साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू कौन सा उर्दू अखबार? उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है सरदल अखबार। कौन सा? सरदल अखबार। और भारत का पहला उदंत मार्तंड, भारत का पहला उदंत मार्तंड। उत्तर प्रदेश की बात करें बनारस अखबार। और सबसे पहला समाचार पत्र किसके द्वारा छापा गया था या प्रारंभ करा गया था? तो राजा शिवप्रसाद के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार तो सरदल अखबार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड की बात चलिए। कौन से नंबर के? 69वें नंबर के। कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ लेगा फिल्म फेयर 69 कौन से नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उस अभिनेता को मिल चुका है ना। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात चलिए। पहला ऑप्शन है अल्लू अर्जुन, ये साउथ के हीरो हैं। अक्षय कुमार, रामचरण और प्रभास। अक्षय कुमार अपने भारत बॉलीवुड के, बाकी तीनों किधर के हैं? साउथ के। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला साथियों? अल्लू अर्जुन। किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को, है ना। इनकी पिक्चर सभी ने देखी होगी। अच्छी पिक्चर कौन सी? RR। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार किस अभिनेता को मिला? अल्लू अर्जुन। और किधर के? साउथ के, ना। साउथ के एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं, सभी ने देखोगे इनकी बहुत सारी एक्शन फिल्म, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश, ना कि भारत के मानवाधिकार की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग। पहला ऑप्शन है अप्रैल 1996, दूसरा सितंबर 1993, चौथा दिसंबर 1996 और अगला है हमारा 1990 मई। तो अप्रैल 1996, सितंबर 1993, दिसंबर 1996, मई 1990। बात चलिए साथियों, उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग कब बना था? अप्रैल 1996। लेकिन भारत में जो मानवाधिकार आयोग का निर्माण हुआ था वो 1993। ठीक है, भारत की बात करें तो 1993 में बना था मानवाधिकार आयोग। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो अप्रैल 1996। और एक आता मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस कई बार पूछा जाता है 10 दिसंबर। कब मनाते हैं साथियों? 10 दिसंबर को। ठीक है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 और उत्तर प्रदेश राज्य का जो मानवाधिकार आयोग बना था वो अप्रैल 1996 में बना था। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं हम? तो 10 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा, क्या साथियों, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा? पहला ऑप्शन है ओंकारेश्वर मंदिर, पुरी उड़ीसा। दूसरा सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र जो गुजरात में पड़ा था, अभी इसके बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है सोमनाथ मंदिर। तीसरा है सूर्य मंदिर, कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर, हैदराबाद। तो ब्लैक पगोड़ा साथियों, ये यूरोपीय यात्री यात्रा करके निकलते थे तो उन्हें एक स्थान दिखाई दे देता था, ब्लैक पत्थर के थे, काले पत्थर लगे होते, तो उन्होंने एक स्पेशल नाम देते, क्या? ब्लैक पगोड़ा। वैसे इस मंदिर का जो नाम है किस नाम से जानते हैं भारत में हम इसे? सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। तो जिसे ब्लैक पगोड़ा, यूरोपीय यात्री जब मतलब जो व्यापारी थे जाते थे इस साइड से, तो उन्होंने जो है ब्लैक काले पत्थरों का एक स्थान दिखाई देता था ऊंचा सा, तो उन्होंने नाम दे दिया उसे ब्लैक पगोड़ा। तो काला पगोड़ा, सूर्य मंदिर कोणार्क जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। बात करें साथियों सोमनाथ मंदिर, कौन से? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है हमारा? गुजरात, जो सौराष्ट्र दे रखा है गुजरात। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात। क्यों फेमस है? महमूद गजनबी, क्या साथियों? महमूद गजनबी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा, 18वीं बार जो जाते समय जाटों ने लूट लिया था उनके खिलाफ था। लेकिन सोमनाथ मंदिर स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा धन्यवान मंदिर था, बहुत ज़्यादा सोना और जवाहरात बहुत सारी इसके ऊपर, बहुत धन्य मंदिर था हमारा सोमनाथ मंदिर। जितने भी ये विदेशी आक्रमणकारी, इनका मतलब सीधा सीधा था क्या?
भारत में आकर भारत की जितनी भी धार्मिक स्थल है उन्हें तोड़ फोड़ करना और यहाँ से सामान लेकर आकर, मतलब जितना भी भारी कीमती मूल्य का सामान था, सोना लूटना, कुछ भी, मतलब भारत को छीण करना इनका सीधा सीधा सा उद्देश्य था। ठीक है। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आता है, लूट कर चले जाता है। उसके बाद कौन आता है? महमूद गजनवी, है ना। महमूद गजनवी किसे? सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर 1025 में अटैक करता है। कब साथियों? 1025-26। ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर कौन? महमूद गजनवी। इसे लूट का, इस पे तो बहुत सारा धन दौलत जितनी भी उसे लेकर चले जाता। कौन? ये पूछा जाता सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण करा? तो महमूद गजनवी। और कितनावें नंबर का आक्रमण था इसका सोमनाथ मंदिर पर? तो 17वें नंबर का आक्रमण था महमूद गजनवी का। 1000 में करता है, 1008 में नगरकोट के मंदिर पर करता है साथियों। उसके बाद 1025-26 में ये कहाँ? सोमनाथ मंदिर पर करता है। उसके बाद जब यहाँ से माल लूट के लेकर जाता है तो रास्ते में से जाट एक राजा है, जाट राजा इसे लूट लेता है। उसके 18वां जो अंतिम आक्रमण है उसके जाट राजा के खिलाफ करता है, उसे मारने के बाद चले जाता है। तो महमूद गजनवी। तो सोमनाथ मंदिर ध्यान रखना, यहाँ से कितना पैसा लूट के ले गया? कौन? महमूद गजनवी। और कितने नंबर का आक्रमण था? तो 17वें नंबर का। और ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर कोणार्क के हम नाम से जानते हैं उड़ीसा में। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी, या किस राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा मिजोरम, तीसरा राजस्थान और चौथा बिहार। तो 2011 की जनगणना की बात करें हम, तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी? तो सर्वाधिक जो साक्षरता थी किसकी थी? केरल की। और सबसे कम जो साक्षरता थी किसकी थी? बिहार की। तो यही हमसे पूछा गया है, बिहार। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार। और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति अगर भारत को किसी राज्य ने दिए तो कौन सा राज्य? हमारा बिहार। सबसे ज्यादा भारत को जो राष्ट्रपति दिए हैं, सबसे ज्यादा किसने दिए? हमारे बिहार राज्य ने भारत को क्या दिए? सर्वाधिक राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की बात करें तो साथियों अपने उत्तर प्रदेश ने भारत को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। और राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे बिहार से। और ये ना लगाए साक्षरता, मतलब इन्हें जो है मतलब गरीबी में होते हैं ज़्यादातर, तो इन्हें जो है शिक्षा के अभाव में। लेकिन जो व्यक्ति जिस दिल से ठान लिया, अगर किसी बिहार के पर्सन ने किसी भी काम को, अगर वो मजदूरी के काम में अगर अपने दिल से ठान ले तो अपना पूरा 100% देता है। आप सभी को पता है जितने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण चलता है तो मजदूर कहाँ से आते हैं? बिहार राज्य से। ठीक है। वो कभी भी अपने काम में बिल्कुल भी काम से बचता नहीं है, बिल्कुल 100% देता है। ऐसे अगर बिहार का कोई छात्र पढ़ाई करता है तो तुमने देखा होगा ज़्यादा बड़े बड़े पदों पर IAS PCS कौन बनता है? बिहार से, है ना। टॉपर भी कौन होगा? ज़्यादातर बिहार के। वो दिल से मेहनत करते हैं बिल्कुल, उन्हें अपनी एक वो किस जगह से उठकर गए हैं उन्हें पता है अपना, मतलब दिन और रात, दिन में मेहनत करते हैं बेचारे, रात में फिर पढ़ाई करते हैं पैसे की कमी के कारण। ठीक है। और बिहार की बात करें साथियों, बिहार में कौन सा? वाल्मीकि, बहुत अच्छे, वाल्मीकि पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि पक्षी अभ्यारण्य। तो वाल्मीकि वाला कहाँ पड़ता है? हमारे बिहार में पड़ता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार जो किसके द्वारा बनवाया जाता है? समुद्रगुप्त के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसके द्वारा उसकी छत तुड़वा दी जाती है। बाकी जितना नीचे का पोर्शन है वो ऐसे ही है, पूछा जाता है ना। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा तुड़वाया गया? तो बख्तियार खिलजी। और किसने बनवाया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। तो सबसे ज्यादा कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? हमारा बिहार है साथियों। ठीक है। क्वेश्चन आता है बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक की बात करें साथियों तो किस नदी को बोलते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी किसे बोला जाता है? तो कोसी नदी। गोसाई थान की चोटी से निकलती है कौन सी नदी? हमारी कोसी नदी। जो सर्वाधिक तहस नहस मचाती है किसके अंदर? बिहार के अंदर। बाढ़ देखा होगा, अभी भी पीछे भी बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा तहस नहस कर देती है कोसी नदी। कहाँ? बिहार राज्य के अंदर। ठीक है। और इसे बोलते हैं सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली, जो कटाव करती है ना कोसी नदी, सर्वाधिक कटाव या सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है हमारी? तो कोसी नदी है साथियों। ठीक है। वर्तमान में बिहार के अभी पता खेला हुआ है बहुत ज्यादा, सबसे लंबे कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो नीतीश कुमार जी का, है ना। फिर द्वारा वो जो है
वही चुने गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों फल। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग से विकसित होते हैं? जो फल बनता है पेड़ के पहले क्या आता है? फूल, फूल के बाद जो फल आता है तो उस पुष्प के किस भाग से? पुष्प के भाग ये आपके सामने ऑप्शन है, पहला पुंगम, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, तो फल पुष्प के किस भाग से बनता है? अंडाशय, है ना। पुष्प जो है, फल जो है पुष्प के किस भाग से विकसित होता है? तो अंडाशय से विकसित होता है। ठीक है, साथ ही बात करें फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? पोमोलॉजी। ठीक है, जो फलों के अध्ययन की बात करें किस में आता करते हैं हम? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में। और पुष्प का जो भाग किस भाग से विकसित होता है? तो अंडाशय से। क्या बनता है? पहले फूल, फूल के बाद जो फल आता है, जैसे अमरूद के पेड़ पर भी पहले फूल आता है उसके बाद फल, है ना, अनार। तो जो किस भाग से प्राप्त होते हैं? अंडाशय से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही मैं पूछूं सबसे बड़ा पुष्प की बात करें और सबसे छोटे पुष्प की बात करें, है ना, तो कमेंट करके बताना सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। उम्मीद करूंगा सभी साथियों को पता होगा। दो नाम है, बुल्फिया और जो भी है मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सभी को कमेंट करके भर देना है बिल्कुल सबसे बड़ा पुष्प का नाम और सबसे छोटे पुष्प का नाम। और पुष्पों का अध्ययन पोमोलॉजी। और फल पुष्प के किस भाग से निकलता है, मिलता है हमें, प्राप्त होता है? तो अंडाशय से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, जीएसटी को कौन से या संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? ठीक है, देखो जो संशोधन की बात आती है, बिल पारित करने वाला वो 122वां है, लेकिन यहां पूछा क्या? संशोधन अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा जीएसटी को पारित किया गया भारत के अंदर? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 100, अनुच्छेद नहीं, पहला संशोधन 100, संशोधन अधिनियम 100, 101, 102 और 103। तो बात चलिए जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स, क्या? गुड्स सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु, गुड्स का मतलब वस्तु वाला ना। जीएसटी के संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया जाता है तो हमारा 101। ठीक है, जो एक्ट है जीएसटी का वो 101वां है। लेकिन बिल की बात करें साथियों, बिल जो जीएसटी का बिल का जो संशोधन है, बिल की बात करें बिल की, तो 122। ठीक है, 122 जीएसटी। और साथ ही बात करें जीएसटी का जो भारत में लागू होती है 2017। जीएसटी भारत के अंदर कब लागू होती है? 2017 में भारत के अंदर लागू होती है। जीएसटी सबसे पहले किस देश के अंदर लागू की जाती है? 1954 में सबसे पहले, तो फ्रांस। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी सबसे पहले जो जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू की गई? तो 1954 फ्रांस। भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो हमने किस देश से लिया? ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएसटी से। इस क्वेश्चन, इस क्लास के बाद तुम्हें किसी भी जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी का जो मॉडल है, जीएसटी का जो मॉडल भारत ने लिया है, किस देश से लिया है? तो कनाडा। ठीक है, जीएसटी का मॉडल भारत ने किस देश से लिया है? तो कनाडा से। और लेकिन जीएसटी भारत के अंदर कब लागू होती है? सबको पता है 2017 से। जीएसटी सबसे पहले 1954 कहाँ चलती है? फ्रांस में। लेकिन भारत किस देश का मॉडल लेता है? कनाडा। इससे संबंधित दर है 5, 12, 18, 28। ये परसेंटेज में ही सब 5%, 12%, 18%, 28%। तो जीएसटी की दरें कितनी है साथियों? 4 दरें हैं, जीरो वाली खत्म कर दी गई है। पहले 0, 5, 12, 18, 28 थी, लेकिन अब कितनी है? 5, 12, 18, 28। जीएसटी की कितनी है दर? और जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो 4। देखो जीएसटी एक होती है हमारी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी या यूजीएसटी। ठीक है, खाली यू भी मिलता है, यूटी जीएसटी भी होता है ना। और एक होता है आईजीएसटी। तो जीएसटी कितने प्रकार की होती है साथियों? 4। देखो सीजीएसटी से मतलब केंद्र, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स,
एस स्टेट गुड सर्विस टैक्स, राज्य का, ये केंद्र का, राज्य का, यूटी केंद्र शासित प्रदेशों में लगने वाली जीएसटी। आईजीएसटी, साथ ही आईजीएसटी वो जीएसटी है जिससे हम तुम जितनी भी ऑनलाइन मार्केट से जो भी सामान मंगाते हैं तो उस पर कौन सी जीएसटी लगती है? आईजीएसटी। कहने का मतलब ये है जो हमने सामान मंगाया वो सामान कहाँ से आया? हमारे महाराष्ट्र राज्य से। और हमने कहाँ मंगाया? उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में जो हमने ऑनलाइन सामान अपनी मार्केटिंग करी है तो उस पर जो टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। जितने भी ऑनलाइन वाले हम मंगाते हैं, ऑनलाइन का जो जितना भी तुम सामान मंगाओगे किसी भी राज्य से, चाहे उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, जिस भी राज्य से तुम दूसरे राज्य में माल ऑनलाइन करके मंगाओगे तो उस पर कौन सी जीएसटी काम करती है? उसे बोलते हैं आईजीएसटी। और सी से केंद्र सरकार की, एस से राज्य सरकार की, यूटी केंद्र शासित प्रदेश की। तो कितनी प्रकार की जीएसटी होती है? 4। जीएसटी के प्रकार पूछा जाता है, कितने प्रकार का जीएसटी होती है? 4। पूछा जाता है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष। जीएसटी कैसा प्रकार कर है? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। कितने प्रकार की होती है? 4। दर कितनी होती है? 5, 12, 18, 28। और हमने मॉडल किस देश से लिया है? तो हमने मॉडल लिया है कनाडा से। और सबसे पहले जीएसटी 1954 फ्रांस में लागू होती है और 2017 में भारत। इसके बाद पूछा जाता है साथियों, सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला राज्य है। सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला राज्य कौन सा? हमारा असम। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी किसने अपनाई? असम ने। उसके बाद किस राज्य ने पूर्णतः जीएसटी अपना, पूर्णतः जितनी भी है मतलब पूरी तरीके से? तब तेलंगाना। अगर पूर्णतः की बात आ जाए तब हमारा तेलंगाना। और सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 3 है। सबसे पहले जो जीएसटी अपनाने वाला राज्य असम है और पूर्णतः जीएसटी अपनाने वाला हमारा कौन सा? तेलंगाना है साथियों। और सबसे बाद में जो जीएसटी अपनाता कौन सा? जम्मू कश्मीर। और साथ ही पूछा है, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हीरे पर लगने वाली जीएसटी कितने % की होती है ना? जो डायमंड होता है हीरे पर जीएसटी लगने कितने % की जीएसटी लगती है? तो 0.5% की जीएसटी लगती है। किस पर? हीरे पर। हीरे पर कितने % की? 0.5% का क्या लगता है? हमारा जीएसटी का टैक्स लगता है। ठीक है, हीरे पर कितने % की लगती है? 0.5% की। हीरा क्या है? हमारा चतुष्कोणीय उसका उदाहरण है हीरा, है ना। और हीरे मतलब किसी भी पदार्थ की जो हम कठोरता नापते हैं, किसमें नापते हैं? मोह। एक मोह स्केल होता है जिसमें कठोरता नापते हैं। हीरे की कितनी होती है? 10, 7, 8, 10 तक होता है पैमाना। तो जो भी पदार्थ जितने ज्यादा कठोर होगा उसकी जो हम कठोरता नापते हैं, किस स्केल में नापते हैं? तो मोह। तो ये थे हमारे जीएसटी से जो है खत्म हो गए। जीएसटी किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया जाता है? तब एक संविधान संशोधन 101। ठीक है, उसके बाद इसके बिल की बात करें तब 122। ठीक है, बिल जो पारित हुआ 122वें संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले किस राज्य में अपनाई? असम ने। पूर्णतः किसने? तेलंगाना। और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर। किस देश से मॉडल लेते हैं? सबसे पहले किस देश में? तो ये हम सवारा हमारा जो है जीएसटी खत्म। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट। देखो 2 प्रकार के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो जो तुमसे सीधे सीधे सरकार तुमसे टैक्स ले। जैसे तुम्हारे जो आयकर है, जो भी तुम जब सरकारी नौकरी लग जाएगी, इनकम टैक्स जाएगा तो वो अपनी सैलरी से जाएगा, तुमसे खुद डायरेक्ट टैक्स जाएगा ना। कोई भी तुम बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट लेते हो या कोई पेन लेते हो दुकान से तो आप उसे कितने रुपए अदा करके आते हो? 5। तो वो जो है जीएसटी अप्रत्यक्ष जीएसटी जितने हम तुम वैसे सब बिस्कुट हो गए। देखो बिस्कुट जिस कंपनी से बनेगा तो उससे सीधे सीधे कंपनी से टैक्स लेगी भारत सरकार, ना कि जो खरीद रहा है उससे। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जहां आप सीधे सीधे आपकी जेब से पैसा खर्च होगा साथियों वो कैसा कर होगा? प्रत्यक्ष कर। और जो आपके जेब से पैसा नहीं खर्च हो रहा तो वो कैसा कर होगा? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो जीएसटी किस प्रकार की श्रेणी में रखा गया है? अप्रत्यक्ष कर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे भविष्य में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो मोदी जी का भी सपना है तो है 37 तक विकसित राष्ट्र बनाने वाला, है ना। तो हमें जो है 47 तक, हाँ, जो भी मोदी जी का 237 से 47 वाला विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, जब भी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो इनका होना हमारा अनिवार्य है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, तो कि वैश्वीकरण, निजीकरण, संरक्षण, उदारीकरण। निजीकरण साथियों जितनी भी कंपनी सरकारी होना, क्या अगर प्राइवेट कर दें वो होता हमारा निजीकरण। संरक्षण, अगर किसी को संरक्षण देना वो संरक्षण हो गया ना। वैश्वीकरण, उदारीकरण। उदारीकरण लिक्विडिटी, मतलब किसी भी कंपनी को, विदेशी कंपनी को भारत सरकार अगर अपने देश में किसी भी उत्पादन के लिए बुलाती है, जैसे मारुति कंपनी कहाँ की? जापान की, अगर भारत उसे उत्पादन के लिए बुलाती है तो उससे जो है उदारीकरण दिखाना, ना कि कठोरतापन।
वो वहाँ से आई, कितने परसेंट टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो क्यों आएगी, है ना, तो कम से कम टैक्स लगाना, लेकिन उसके व्यापार इतने शुरू होने तक 1 या 2 वर्ष तक उसे छूट देनी, तो वो हमारा सब किस में आता, उदारीकरण में। तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता, हमारा उदारीकरण। सरकार को क्या करना पड़ेगा, उदारीकरण बनना पड़ेगा, उन्हें इन्विटेशन देना पड़ेगा, हमारे भारत में आओ, कंपनी अपनी लगाओ। कंपनी लगाने से 5 चीज़ों को फायदा होता है। भूमि, जो कंपनी विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो उसे क्या लेनी पड़ेगी, भूमि। भूमि भारत में लेगी तो भारत के किसान से लेगी, जिससे उसे बहुत मोटा पैसा चुकाना पड़ेगा। उसके बाद मजदूर, श्रम, पूंजी जो लगाएगी वो टैक्स भारत को ही देगी, तो भारत की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, तो यही है, विदेशी कंपनी को बुलाओ, उदारीकरण अपनाओ। 3 थे ये, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, है ना। एलपीजी का मतलब लिक्विडिटी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इससे क्वेश्चन ही पूछा है। ये तीनों नीति, इन तीनों नीति को लाने का हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस टाइम पे 1991 में क्या थे, वित्त मंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, बहुत बढ़िया ना, तो उन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ ये तीनों एलपीजी पूछा जाता है, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीनों एलपीजी किसके द्वारा चलाई गई, ये विचार था। देखो 1991 में एलपीजी भारत में लागू की जाती है, विदेशी कंपनी को बुलाओ, है ना, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, तीनों प्रक्रिया अपनाने के लिए। तो 1991 में जो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन थे, नरसिम्हा राव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एलपीजी के समय, भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री देखो घुमाने के लिए पूछा जाता है, और पैट में पूछा भी गया था 2022 में, सॉरी 2021 की परीक्षा में। 1991 में वित्त मंत्री कौन थे, है ना, तो 1991 में वित्त मंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये इनका ही आइडिया था एलपीजी वाला, लेकिन लागू किस प्रधानमंत्री के टाइम पे वो कार्यकाल, तो नरसिम्हा राव। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब होता है, 1991। तो सरकारों को रुकावटें व प्रतिबंध हटाना कहलाता क्या, हमारा उदारीकरण। ठीक है, निजीकरण आप सभी जानते हो, जैसा रेलवे प्राइवेटाइजेशन सरकार करते, प्राइवेट निजीकरण कर सकती है ना, कि एक मालिक बनाकर सरकारी अलग। और तो रुकावट जितनी भी प्रतिबंध हटाने सरकार को क्या करना पड़ेगा, उदारीकरण, जिसे बोलते हैं एलपीजी में लिक्विडिटी, एलपीजी। और ये लाया कौन था, 1991 में आया था ना, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, नाथुला माउंटेन दर्रा कहाँ स्थित है। नाथुला दर्रा, माउंटेन दर्रा किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है साथियों हमारा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नाथुला, जेलेपला, ये दर्रे किस राज्य में है, तो हमारे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में है। सिक्किम साथियों पहले किसका हिस्सा था, तिब्बत का, लेकिन चीन के जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत की तरफ इसने अपना वो कर दिया समर्पण, सिक्किम ने। ठीक है, जो जितनी 7 सिस्टर में, हमारी 7 सिस्टर में पूरब के राज्य आते हैं, 7 सिस्टर में 7 राज्यों में पूछा जाता है 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो हमारा सिक्किम ही शामिल नहीं है, क्योंकि ये पहले किसी दूसरे देश का हिस्सा था, पहले भारत में आया 19, उसके बाद भारत का राज्य सिक्किम बना, है ना, 75 में। बहुत अच्छे। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ है, हमारे सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला और बाणालाचा, ये तीनों दर्रे कौन से राज्य में, हमारे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम में हमारे नाथुला है और जेलेपला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, है ना, जोजिला, बनिहाल दर्रा, काराकोरम, बनिहाल दर्रा, ये दोनों दर्रे किस राज्य में, हमारे जम्मू कश्मीर। ठीक है, और हमारे नीति माना, नीति और माना दर्रे कहां पड़ते हैं, उत्तराखंड। नीति माना दर्रा कहां पड़ता है साथियों, हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, बोमेडिला दर्रा और यांगयाप, कौन सा, बोमेडिला और यांगयाप, ये दोनों दर्रे कहां पड़ते हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश।
कहाँ पड़ते हैं दोनों? अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा मोस्ट है। देखो साथियों पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दिहांग देवांग के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप। ठीक है, एक दर्रा आता है तुजू दर्रा, ये मणिपुर का। तुजू दर्रा किस राज्य का है? तो हमारे मणिपुर का। ठीक है साथियों, तो 7 सिस्टर में जो 7 राज्य आते हैं हमारे पूरब के, उसमें कौन शामिल नहीं है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्किम। ठीक है, उसके बाद जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य के हैं? तो सिक्किम के हैं। रोहतांग, सिपकिला, बाड़ालाचल दर्रा ये हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं। काराकोरम, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, जो जिला लद्दाख में आ जाता है। नीति माना दर्रा ये उत्तराखंड के हैं। बोमीडला, यांग्याप अरुणाचल प्रदेश के हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से एंटर करती है? तो यांग्याप दर्रे से। ठीक है, ये पूछे जाते हैं दर्रे वाले। आगे चलते हैं साथियों, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे आज की क्लास के अंदर। कैसे आपको लगे ये सभी को कमेंट करके बताना। रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेंगी और पूरी क्लास तक देखना फुल। जितने क्वेश्चन हैं बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार तरीके से आप सभी को ये जो है वर्णन करा गया है। इसी के साथ जय हिंद।